आज हम करने वाले हैं सीबीएसई के मैथमेटिक बेसिक सैम्पल पेपर को बहुत ही शॉर्ट तरीके से। हमें क्या करना है, हमें तो एमसीक्यू पे टिक करना है ना, उसको ओएमआर में फिल करना है, तो हमें आंसर पता होना चाहिए। अब आंसर तो क्या करोगे, शॉर्ट मेथड से निकालोगे तभी जल्दी निकाल पाओगे। अब डिटेल करने का फ़ायदा तो है नहीं कि आप उसको डिटेल करो, एक एक लाइन लिखो, फिर सॉल्व करके आंसर लाओ, फिर टिक करो, ओएमआर भरो। नहीं, हमें शॉर्ट तरीके से आंसर तक जाना है, उसको ओएमआर में फिल करना है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, और रीचेक जरूर करना है आपको जब भी आप पेपर दोगे एमसीक्यू ग्रुप में जो आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी पेपर को सोल्व कर लेना है, उसमें टिक कर लेना है ओएमआर में। ठीक है, उसमें भी गोली लगाने पड़ते हैं, टाइम तो लगता ही है इसमें, कुछ 2-3 सेकंड को फिल करने में। ठीक है, तो वो सब कोई टाइम ऐड करके आपको कम से कम 50 मिनट में या 40 मिनट में आपको अपने पेपर को निपटा देना है, या 1 घंटा लगा लो। जो बाकी 30 मिनट बचेंगे उसको रीचेक करना है। रीचेक मस्ट है, उससे आपको अपनी गलती पता चलेगी कि हाँ मैंने यहाँ पे इसको मिस्टेक करी है, इसको सही करो। ओएमआर में आप उसको फिर सही कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें भी सेम वही है कि 90 मिनट्स है, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। ए बी सी सेक्शन है, ए और बी सेक्शन आपके 20-20 इसमें क्वेश्चन से 16 अटैम्प्ट करने हैं। और जो सी सेक्शन है उसमें 2 केस स्टडी है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू है, उसमें से 8 आपको करना है। सेम स्टैंडर्ड की तरह है। ठीक है, और हाँ स्टैंडर्ड वाले भी देखना है क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई से भी पेपर हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर्स 6 to 50। मतलब एक बॉक्स में कार्ड है और कार्ड में 6 से लेकर 50 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कैसे करोगे, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, देखिए 6 से 50 की बात कर रहे हैं। 6 से 50 में कौन कौन से परफेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 क्या होता है, परफेक्ट होते क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। अभी समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर शॉर्ट में देखेंगे। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, 8 का 64। ये ज़्यादा हो गया, हमें 50 तक जाना है और मिनिमम 6 तक जाना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस नंबर को तो हम हटा देंगे। ठीक है, इस नंबर को हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमें 6 से जाना है, 6 से 50 तक बोला है ना हमें। तो यहाँ पर इस नंबर को हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने परफेक्ट स्क्वायर, 1 2 3 4 5 है ना। तो आप इसको वर्बली भी माइंड में कर सकते हैं कि हाँ भाई 6 है और 50 है, इनके बीच में कौन कौन से परफेक्ट होते हैं। 3 का 9, फिर 16, 25, 36 और 49, ख़त्म। तो कितने हैं, 5। ये तो माइंड में सोचना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 बट्टे। अच्छा ये नंबर कितने हैं, अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊँ, प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो आपसे पूछा हुआ है उसका आपको पूरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखनी है। और नीचे होता है टोटल आउटकम, पूरे एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम बन रहे हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेवरेबल कितने हैं, 5। हमसे कितना पूछा हुआ है, हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो परफेक्ट स्क्वायर 5 बन रहे हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5। और कितने में से बन रहे हैं, अब 6 से लेकर 50 तक कितने नंबर हैं, देखिए 1 से 50 तक बात करूँ तो टोटल 50 नंबर होते हैं, है ना। लेकिन हमें 6 से काउंट करना है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक हमने काउंट नहीं किया, हमने उसको हटा दिया। हम 6 से काउंट कर रहे हैं ना, तो ये 5 नंबर हटा दिया। तो जब 5 नंबर हटा दोगे तो टोटल आपके पास कितने यहाँ पे टोटल आउटकम है, 45। तो 6 से 50 तक 45 नंबर है। उस 45 नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर कितनी बार आएंगे, 5 बार। तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/9। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने बताया तो माइंड में करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, 9, 16, 25, 36, 49, 5 बट्टे 45 करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में ये समझाने पे लग रहा है कि आपको डिटेल में है। सो आपका ऑप्शन है डी। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं डायमीटर दे रखा है और यहाँ पे मैं लेंथ निकालनी आर्क की। अब आर्क क्या होता है, जब भी कभी हम एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। मतलब मैंने क्या करा, इतने पार्ट को कट कर दिया। ये जो पार्ट है सरकमफ्रेंस का, ठीक है, जिसको हम परिधि बोलते हैं, इसको मैंने कट कर दिया। यही हमारा आर्क, इसकी लंबाई निकालनी है। और आपका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, θ/180 × πr। तो जब भी हम कभी भी लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/180 πr। ओके, थीटा कैसे, यहाँ सेंटर है, तो ये आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, तो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। और उसके बाद पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू दी होगी आपके पास, नहीं तो 22/7। और रेडियस क्या होता है, सेंटर से इस विड्थ पे जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, तो ये रहा अपना एंगल, ये रहा रेडियस, और पाई की वैल्यू हमें दी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, पाई है 22/7, डायमीटर कितना है, डायमीटर 42 है। जब भी डायमीटर दिया होता है रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है
सेंटर से होके जाने वाली एक लाइन जो विड्थ के दोनों सिरे पे टच करे, विड्थ के दो सिरे पे टच करे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होके जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो यहाँ पर हम देखो डायमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या, ये रेडियस, सेंटर से विड्थ पे रेडियस, सेंटर से विड्थ पे जो लाइन जा रही है रेडियस, तो डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। कहने मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेडियस निकालना है तो डायमीटर को आधा कर दो, डायमीटर को आधा कर दो, क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। तो 42 को आधा करोगे 21, ये क्या अपने पास रेडियस। थीटा कितना है, एंगल भी बोला हुआ है इसके अंदर, एंगल 60 डिग्री बोला हुआ है, तो एंगल है 60 डिग्री, पाई है 22/7 और रेडियस क्या है 21। तो ऊपर जितना मैंने आपको ये बताया ना, ये सब तो कंसेप्ट है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एंगल कैसे, लेंथ आर्क में कैसे, कौन सा हम एंगल लेते हैं, रेडियस कहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये अपना सॉल्यूशन शॉर्ट में, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे, आपको डायमीटर दे रखा है, आपको थीटा दे रखा है, ठीक है, और आपको पाई दे रखा है, तो ये 3 चीज़ हमें गिवन है। तो जब भी आपको दिखे कि हाँ भाई रेडियस भी निकल सकता है, थीटा भी निकल सकता है, पाई भी दे रखा है और लेंथ ऑफ आर्क बोला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और तुरंत सोल्व कर दीजिए। तो मुझे फॉर्मूला पता है, थीटा कितना है 60, 180 है ना, पाई कितना है, पाई 22/7 और रेडियस कैसे निकालोगे, 42 का आधा 21, बस अब काट दो, 7 या 21, 6 या 18, 3 से 3 कटा तो 22। अब 22 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये सी, ठीक है। तो पहले समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट में इसको निपटा दीजिए। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल एक्स और सेक थीटा इज इक्वल वाई। हमसे पूछा है टेन थीटा निकालो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो अपना क्या होता है, साइन थीटा। देखो 2 होते हैं, अगर मैं आपको ट्राइंगल के हिसाब से बताऊं, ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल और ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस और ये क्या होता है अपना बेस, ठीक है। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें और अगर हमें साइड का रेशियो में दिखाए तो साइड का रेशियो होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर लेना है और अपॉन में बेस लेना है, ओके। जो यहाँ पे नहीं लगेगा वो तो आपको एडिशनल बता रहा हूँ मैं कंसेप्ट के रूप में। अब टेन थीटा का एक और 2 और फॉर्मूले होते हैं, क्या, टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा भी होता है, और टेन थीटा साइन और कॉस के रेशियो का, मतलब साइन और कोस का रेशो भी होता है। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे कैसे, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस, ठीक है। और एक और आपको बताऊँ, और जो कॉस होता है वो क्या होता है 1/sec, जो कॉस होता है वो क्या होता है 1/sec। तो यहाँ पर साइन तो साइन है, ठीक है, ये जो कॉस है, कॉस क्या है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है sec, तो यहाँ sec लिख दूंगा, है ना। अब जरा देखिए साइन कितना है, साइन है अपने पास x, सेक कितना है y, इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा x × y। तो आपको इन 2 चीज़ों को अगर ये पता है आपको तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है 1/sec। ट्रिग्नोमेट्री की जो मेरी वीडियोज़ है उसमें मैंने पूरा इसको डिटेल में बता रखा है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको कंसेप्ट मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में, उसको देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ रहा है एक्स वाई, कौन सा है अपना, ए। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर 0 और y बराबर -5 ये हमें दे रखा है, ओके। और ये जो है आपका क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है। और जब इसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाओगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें आपके पास मैक्सिमम एक पावर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये 2 वेरिएबल में है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ऐसे अगर ऐसे दे रखा है तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, 0x प्लस में y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। चलो तो बात की बात है, तो y बराबर 0 इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x होता है, ये y होता है, ठीक है, यहाँ पे -x, यहाँ पे -y। तो जब मैं बात करूँ, जब आपको सिर्फ वो y दे रखा है, तो जब आपको सिर्फ y दे रखा है, जैसे मैं बोल दिया y बराबर 3, तो इसका मतलब जो प्लस का 3 जहाँ पे आएगा, जहाँ पर प्लस का 3 आएगा वहाँ पे आप क्या करोगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये क्या है, ये लाइन क्या है आपका y बराबर 3, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है ऐसा हमें पता नहीं है। ऐसी y बराबर 0, तो y की लाइन में 0 कहाँ आता है, y की लाइन में 0 यहाँ पे आता है ना। तो इसको क्या करोगे, x के पैरेलल खींचोगे। अब x की लाइन ये रही, इसी के पैरेलल यहाँ से खींचना है, तो इसका मतलब इसी के ऊपर आएगी, इसी लाइन के ऊपर क्या आएगी हमारी y बराबर 0। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y बराबर 0, ओके। ऐसे ही नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव में,
तो नेगेटिव में बात करें जब हम y बराबर -5, तो y बराबर -5, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो y -5 है तो क्या आप क्या करोगे, x के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करोगे और ये लाइन क्या है अपना y बराबर -5। अब दो इससे एक लाइन बन रही है, कौन सी है, ये वाली, इससे भी एक लाइन बन रही है, कौन सी है, ये वाली। अब दो लाइनें आपस में क्या है, एकदम समांतर है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है। जब पैरेलल लाइन कभी मिलेगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो उनके बीच में सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन तब निकलता है जब दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, कम से कम एक बार ही सही, सॉल्यूशन तब निकलता है। ओके, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कभी मिलने ही वाली नहीं है। इस यहाँ तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, डी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। 5th क्वेश्चन है आपका। तो जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो आउटकम क्या निकलता है हमारे, जो हमारे आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम होंगे, क्योंकि डाई पे यही 6 नंबर्स होते हैं। ओके, और पूछा क्या है हमें, हमसे पूछा हुआ है कंपोजिट नंबर बताओ, इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अभी होता क्या है, देखो इसमें आपको 2 वर्ड समझना है, वैसे मैंने पहले ही बता रखा है लेकिन एक बार समझिए। एक है कंपोजिट और एक है इवन, एक है कंपोजिट और एक है इवन। तो इवन क्या होता है, इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, या दो जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 जो 2 की टेबल से पूरा डिवाइड जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये इवन नंबर है। ठीक है, अब इसमें ज़रा चेक कीजिए। अब कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट होता है जिसके, कंपोजिट मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ध्यान सुनना, कंपोजिट का मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या है, 6 और 4 क्या है यहाँ पे, कंपोजिट है। कैसे, 4 एक की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। ऐसे 6 और 8 भी 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और ये 6 की टेबल में भी आता है। 8 की बात करें, 1 में तो आता ही है, 2 में भी आता है, 4 में भी और 8 में भी। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ज़रा देखिए इवन कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर इवन है। कंपोजिट कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 और 6। 2 क्यों नहीं, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, 1 और 2। ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ये, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट। तो 4 और 6 सिर्फ यही हमारे नंबर क्या है, इवन कंपोजिट है। तो ऊपर लिखोगे फेवरेबल, फेवरेबल कितने हैं, सिर्फ 2, और टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना आएगा, 2 कम 2 2 3 6, 1/3। तो 5th में 1/3 का है यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चेयर का कॉस्ट दे रखा है, चेयर टेबल का। तो चेयर के कॉस्ट को मैंने x मान लिया और टेबल के कॉस्ट को मैंने y मान लिया। ये चैप्टर 3 में से। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 8 चेयर और 5 टेबल, 8 चेयर और 5 टेबल का जो कॉस्ट है वो दे रखा है हमें 10,500, और वहीं 5 चेयर और 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 6,450। अब मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, हमें ये समझना है। ठीक है, यहाँ पे ईच चेयर की बात करी, ईच चेयर मतलब हमें चेयर का आंसर निकालना है कि चेयर का कितना कॉस्ट है। ओके, तो ये बनाया कैसे, पहले वो देखो ये इक्वेशन कैसे बना। देखिए जैसे मान लीजिए एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है। ठीक है, एक दुकान पे गया चेयर और टेबल खरीदने में, तो यहाँ पर जब मैं देखा कि एक चेयर का कॉस्ट 100 रुपये है और एक टेबल का कॉस्ट 50 रुपये है, तो मैं दुकान पे गया था 10 चेयर लेने, है ना। तो एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, तो 10 चेयर लेने पर मेरी जेब से कितने रुपये जाएंगे, 1000 रुपये। ठीक है, और एक टेबल का कॉस्ट 50 रुपये है, तो मान लो मुझे 2 टेबल चाहिए, तो 2 टेबल लूँगा तो मेरी जेब से कितने जाएंगे, 100 रुपये। टोटल कितना गया, टोटल गया 1100 रुपये, है ना। तो मैं दुकान पे पहुंचा 10 चेयर और 2 टेबल लेने, तो उनके प्राइस के हिसाब से मैंने देखा कि मेरे पास टोटल इतना कॉस्ट आएगा। अब इसी को मैं इक्वेशन से बनाऊँ। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने चेयर लेने जाने हैं मेरे को, तो मैंने इसको x मान लिया। मुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी टेबल लेनी है, तो मैंने इसको y मान लिया, है ना। कुछ तो लेना होगा, तो x y ले लिया हमने। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आया था। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टेबल का कॉस्ट आया था, तो जब अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50y। जब हमने इन दोनों को ऐड किया था तब जाके ये आया था, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे वही है, हमें 8 चेयर चाहिए, 8 चेयर और कितनी टेबल, 5। तो 8 चेयर 5 टेबल, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है 10,500। ऐसे बनाएंगे हम। ऐसे ही अब की बार क्या चाहिए, एक और बंदा है, मतलब एक और कंडीशन दे रखी है,
5 चेयर और 3 टेबल, 5 चेयर 3 टेबल, जब इनको ऐड करोगे तो टोटल जो अमाउंट आएगा कितना है वो 6450। अब इसको करना है मैं शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, हमें चेयर की कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, हमें चेयर की कॉस्ट निकालनी है, इसका मतलब एक्स होना चाहिए, क्वेश्चन में एक्स होना चाहिए सॉल्व करते समय। वाई के कोई मतलब नहीं है, वाई का मतलब नहीं है, तो आप क्या करो, वाई को सेम करके इसको वो एलिमिनेट कर दो। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, सेम बनाकर, ध्यान समझना। तो यहाँ पे मैं वाई को सेम बना रहा हूँ, वाई को सेम इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मेरा एक्स है वो निकल जाए, क्योंकि मुझे एक्स ही चाहिए। तो वाई देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा, देखो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 3 को इससे करोगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ओके, जब 5 को इस पूरे से करूँगा 5 25, 5 3 15, 5 से करूँगा 5 25, 20 2 22, 30 और 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे देख आप क्या देख रहे हो कि जो y है वो सेम आ गया। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को पूरे ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कोफिशिएंट को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में इनका एलसीएम होता है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 15। इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। ठीक है, तो 5 को 15 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को 15 बनाना है तो कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। इतना झंझट नहीं पालना है, तो आप सिंपल क्या करो, इसके कोफिशिएंट से पूरे को मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को इस पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, पर जब भी कभी कोफिशिएंट बड़ा होता है तो ये नहीं कि अंधाधुंध उसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई ऐसा रकम यहाँ पे रखो जिससे बराबर हो जाए। ठीक है, जब काफ़ी बड़े होते हैं तो ये नहीं यहाँ पे 300 लिखा है 300 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 150 लिखा है 150 मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो जिससे दोनों कॉमन बन जाए, जिसको आपको एलिमिनेट करना है उन दोनों को सेम बना दो। ठीक है, अब क्या करते हैं एलिमिनेशन में, पहले हमने सेम बना लिया एक अल्फ़ाबेट को, जैसे मैंने यहाँ पे वाई को सेम बना लिया। अब क्या करना होता है, अब करना ये होता है कि साइन को चेंज करके इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। ये प्लस का है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन देखना, ऊपर वाले का नहीं। तो नीचे वाले इक्वेशन में x के साथ में क्या है, प्लस, तो माइनस बन जाएगा। y के साथ में क्या है, प्लस, ये भी माइनस बन जाएगा। ये जो कांस्टेंट नंबर इसके साथ में क्या है, प्लस, ये भी माइनस बन जाएगा। कहीं अगर माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एलिमिनेशन मेथड में कंडीशन क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सेम बनाएंगे, मतलब एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे, सेम बनाकर फिर साइन को चेंज कर देंगे, और साइन को चेंज करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन को देखना है चाहे वो कैसे भी लिखा हो। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, साइन चेंज करना है। ठीक है, माइनस होता था तो मैं इसको प्लस लिखता। अब यहाँ पे देखिए 24 में से 25, अच्छा देखिए साइन चेंज किया है तो इसको प्लस में समझो, इसको आप क्या समझोगे, माइनस। अब 15 प्लस नहीं है, 15 माइनस है। साइन चेंज क्यों किया है, उसी साइन को हम लेंगे। ठीक है, ये जो 32,250 है ये प्लस नहीं, ये माइनस है। तो 24 में से माइनस 25, 24 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस 1x। 15 माइनस 15 ये तो कट गया, एलिमिनेट। अब 31,500 में से माइनस करना है 32,250, तो कितना बचेगा आपके पास, 500 और 2 750, माइनस में 750 की बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 750, मतलब एक चेयर का कॉस्ट कितना है, 750। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं कॉस के थीटा को इस तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो कॉस के थीटा को मैं इस तरफ ले गया, माइनस का बन गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के जब आप कंसेप्ट देखोगे, कंसेप्ट की वीडियो है, तो उसमें आप जानते हो एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे कॉस थीटा। ये जो 4 पावर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा। और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे ना दिखाकर, इसको हम इसके ऊपर रेशियो के ऊपर दिखा सकते हैं। ओके, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा। अब आप खुद देखिए, कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब आपका जो ऑप्शन है 7th में वो है सी। ठीक है, ध्यान समझना। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि आपको एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 23 अपॉइंटमेंट 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। देखिए
पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो पूरा पूरा कटे। जैसे कि मैं बोलूँ 2/5, क्या आंसर आएगा 0.4, पूरा कट रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ 10/2, क्या आंसर आएगा 5, पूरा कट रहा है। जो पूरा कटते हैं इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग इसका उल्टा, जो ना कटे, जैसे 3/7, ठीक है। ये क्या है अपना, ये पूरा नहीं कट रहा है, ये पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही जैसे मान लो कि आपका क्या है कि एक क्वेश्चन के रूप में 0.4532 ये चलते जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये 10/3 करोगे तो 0.33333 ना, वो पूरा कट रहा है, 3 आए जा रहे हैं पर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना वो टर्मिनेट हो रहा है, ना वो कट रहा है पूरा, और ना ही वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0.10, 20, 30, 40, कुछ भी यहाँ पे ले लो, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ओके, इनमें फ़र्क ही होता है। इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग वो कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इसमें फ़र्क इतना है, नॉन टर्मिनेटिंग कहता है कि वो कटे ना, चाहे रिपीट हो या ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो कटे ना, बस चाहे वो रिपीट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि भाई वो कटना भी नहीं चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ओके, सब में माइनर सा फ़र्क है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो किसी नंबर को कटने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 और 5। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो वो 10 से कट जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो 3, 4, 3, इसको मैं 10 से काट रहा हूँ तो आंसर क्या होगा 34.3। 0 के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो जो 10 होता है, 10 के मल्टीपल जैसे 10, 100, 1000, 1000, ठीक है, 1 लाख, जो भी आप समझ लो। तो 10 के मल्टीपल में जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर्स को, चाहे ऊपर कोई भी हो न्यूमरेटर में, उसको काट देगा। और 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, मतलब 10 के फैक्टर करूँगा तो कौन कौन होंगे, 2 और 5 है ना। 2 और 5 से क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 और 5 से 10 बन रहा है, तो 2 भी इस नंबर को पूरा डिवाइड करेगा और 5 भी इस नंबर को पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा है टर्मिनेटिंग। ये क्या करेगा, पूरा इसको टर्मिनेट कर देगा। तो 10 के मल्टीपल में, या फिर ऐसा मान लीजिए जब भी कभी डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर बने, जब भी कभी डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर बने, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, वो पूरा कट जाएगा। ओके, सो जो 8th क्वेश्चन है इसको अगर मैं शॉर्ट में देखें तो इतना समझ लो, ये क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेनोमिनेटर, हर। तो ऊपर कुछ भी नंबरों से मतलब नहीं है। अगर डेनोमिनेटर में आपके पास जो नंबर है वो 2 5 के मल्टीपल में है, 2 5 के मल्टीपल में, या फिर 2 के मल्टीपल में, या तो 5 के मल्टीपल में, मतलब या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो दोनों आए। अगर ये आ रहा है आपका तो वो क्या होगा, पूरा टर्मिनेट होगा। वो जो वैल्यू होगी पूरी टर्मिनेट होगी, पूरी कट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 है, बट्टे में 2 आ रहा है, काटूंगा कितना आएगा, 1.5, पूरा टर्मिनेट हो रहा है। बट्टे में 5 है, काटूंगा कितना आएगा, 0.6, पूरा टर्मिनेट हो रहा है। बट्टे में 2 गुणा 5 दोनों हैं, 2 पंजे 10 है ना, और 10 से काटूँ कितना आएगा, 0.3, पूरा टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर 3 पावर लगी है, 2 पावर लगी है, और उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि है तो 2 और 5 के ही ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इनका हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने आप क्या बोल रखा है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो जो भी फैक्टर को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं उसके मैक्सिमम नंबर को देखते हैं, है ना। ये आपको मैंने बता रखा है, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। देखिए 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिखोगे, 2 को 3 बार लिखोगे, है ना। यहाँ से समझो, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे 3 3 बार आ रहा है। तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते समय हम ये देखते हैं कि जो भी नंबर को आप देख रहे हो वो दोनों में मैक्सिमम टाइम कितनी बार है। तो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार लेंगे। यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 3 बार है, तो हम 3 को 3 बार कंसिडर करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 और 3 की पावर 3, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं अगर सेम नंबर है तो, एलसीएम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें, बोला हुआ यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18। तो हमें 2 नंबर का एचसीएफ कितने रखा है, 18, और आपको पता है 2 नंबर का मल्टीपल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो 2 नंबर का एचसीएफ कितना है, 18।
और प्रोडक्ट कितना है, इन दो नंबर का जो मल्टीपल है, जो इनका प्रोडक्ट है वो दे रखा है हमें 12,960 और पूछा हुआ एलसीएम निकालो। तो सिंपल है, काट दो बस, ठीक है। तो इसको काटो जरा, देखो 18 के पास काट दो, 18 सत्ते 126, कितना बचा 3, 18 दूनी 36, 720। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11।